हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस भाग 2 के अध्याय 2 को हमने प्रारंभ किया था, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, और अध्याय 2 के आज हम भाग 2 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण को पढ़ेंगे। यानी कि अध्याय 2 का भाग 2 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कि हमने संस्कृति का अर्थ जाना, यानी कि जीवन जीने का एक तरीका हमारी संस्कृति होती है, और इसमें जीवन शैली में हम भौतिक तत्वों को भी रखते हैं और अभौतिक तत्वों को भी रखते हैं, जिसमें कि हमने कहा कि भौतिक तत्व मूर्तता रखते हैं, यानी हम उन्हें देख सकते हैं और छू सकते हैं, वहीं अभौतिक तत्व अमूर्त होते हैं, जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। यानी कि हमने इसके उदाहरण के लिए तुलसी के पौधे की बात भी की थी। तत्पश्चात हमने देखा कि भारत में अब तक कई प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, यानी कि समय के साथ में हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कई बदलाव हमें देखने को मिले हैं, और उसमें भी हमने 2 प्रकार के परिवर्तनों की बात की थी। पहले वे परिवर्तन जो कि भारत में औपनिवेशिक शासन यानी कि अंग्रेजी शासन के आगमन से आए थे, जिसके की कारण हम कहते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी में भारत के समाज सुधारकों द्वारा परिवर्तन किए गए, और दूसरी तरफ भारत की 20वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रवादी विचारकों ने या राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में समाज सुधार के कार्य किए थे। और इन दोनों का उद्देश्य यह था कि तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति और दलितों की स्थिति में सुधार करना। तो यह प्रथम प्रकार के परिवर्तन थे जो हमने पिछले भाग में पढ़े थे। उसके साथ ही आज हम दूसरे प्रकार के परिवर्तनों की चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार के परिवर्तनों में हम बात करेंगे समस्त प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तनों की। इसके परिणाम स्वरूप हम 4 प्रक्रियाओं की बात करेंगे। ये 4 प्रक्रियाएं हैं: संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षता और पश्चिमीकरण। ये चारों प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी इन चारों का आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहन संबंध है। इसमें भी यदि हम संस्कृतिकरण की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जो कि उपनिवेश काल के प्रारंभ से ही भारत में मौजूद थी। अर्थात हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भी हमने इस प्रक्रिया को भारत में देखा था, जिसका नाम था संस्कृतिकरण। लेकिन उनके आने के पश्चात, यानी अंग्रेजी शासन के आने के पश्चात, हमने आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षता और पश्चिमीकरण को भारत में होते हुए देखा था। इन चारों प्रक्रियाओं में हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हम देख रहे हैं। इसी के उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। कहने का अर्थ यह है कि यह चारों अपने आप से जुड़ी हुई तो हैं ही साथ इनका बहुत ही अलग अलग ढंग से हमें भारत में सक्रियता दिखती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में कि भारत में गाँव में रहने वाले लोगों का पहनावा जो है वह आज भी परंपरागत है, लेकिन हम कहेंगे कि उनकी तकनीक का प्रयोग और वैज्ञानिकता के पीछे हम कहेंगे वे आधुनिक भी बन चुके हैं। अर्थात हम कहेंगे कि इसका भी विरोधाभास भारत में पाया जाता है, यानी कि कुछ प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि हमने परंपरावाद को भी जीवित रखा है और साथ ही साथ हम आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहे हैं, यानी कि ये विरोधाभास भी हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के परिणाम स्वरूप हमने देखा था कि भारत में मध्यम वर्ग का उदय होता है, यानी कि पहले सिर्फ 2 वर्ग थे, एक था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग, और इनके मध्य में एक नए वर्ग की उत्पत्ति अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमने देखी, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। और इसके पीछे अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण जो कि अंग्रेज़ी प्रशासन की सहायता भी करे और उनका समर्थन भी करे, यानी कि वह शारीरिक रूप से तो भारतीय हो लेकिन मानसिकता उसकी पूरी अंग्रेज़ी बन जाए।
इसी के परिणाम स्वरूप वे भारतीय यानी कि मध्यम वर्ग के जो भारतीय होते हैं वे पश्चिम की उदारता और प्रजातंत्र या पश्चिम के दर्शन को अपना रहे होते हैं और वह अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें यह महसूस भी होता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें यानी कि भारतीयों को, जिसमें कि हम मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, कभी भी उच्चता या फिर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा और बराबर उन्होंने भारतीय संस्कृति पर आघात किया कि आप एक निम्न संस्कृति से संबंध रखते हो। इस कारण भारतीय संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अंग्रेज़ों ने किया था, जिसका परिणाम यह था कि यह मध्यम वर्ग अपनी भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान पर चोट को महसूस कर रहा था। उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जब उन्होंने महसूस किया कि भारतीय स्वाभिमान पर यह अंग्रेजी शासन जो है चोट कर रहा है, तब उन्होंने भारतीयों के पारंपरिक ज्ञान पर भी गर्व जताया, यानी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत ही धनी संस्कृति रही है और उस पर हमें बहुत ही गर्व है। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारतीयों में आधुनिकता भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने हमारी परंपरागत संस्कृति की पुनर्विवेचना भी करनी आवश्यक समझी ताकि वे सम्मानजनक दृष्टि से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जा सके। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों को राह मिली, बल्कि हम कहेंगे परंपरा पर भी पुनर्विचार हुआ और उनकी पुनर्विवेचना हुई थी। यानी कि अब हम आधुनिक तो हो रहे थे, साथ ही साथ हम हमारी भारतीय संस्कृति जो प्राचीन है और बहुत ही धनी है, इसकी भी हम पुनर्विवेचना करने की बात कर रहे थे और उस पर भी हमें गर्व की अनुभूति हो रही थी। इसी कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय में हमें उदाहरण मिलता है साड़ी का, यानी कि हमारी पुस्तक में हम देखते हैं कि महिलाओं ने जो कि परंपरागत रूप से साड़ी पहनने का जो तरीका था उसमें भी आधुनिकता का प्रवेश करवाया था। जैसे कि परंपरागत रूप से साड़ी पहनने में जैन सैम या सिरोंग की बात की जाती थी, जिसमें कि एक बिना सिले हुए कपड़े को शरीर पर लपेट करके पहना जाता था। लेकिन जैसे ही हम आधुनिकता या पश्चिम के देशों के संपर्क में आते हैं, हमने अपने पहनावे में परिवर्तन किया। हमने साड़ी को पहनना नहीं छोड़ा, यानी हमारी परंपरा को नहीं छोड़ा, लेकिन हम उसमें कुछ परिवर्तन इस आधुनिकता के परिणाम स्वरूप कर रहे थे और उसके परिणाम स्वरूप हमने जैन सैम या सिरोंग के स्थान पर साड़ी के साथ में पश्चिम संस्कृति के प्रभाव के रूप में ब्लाउज और पेटीकोट को पहनना प्रारंभ किया। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण एक चित्र के माध्यम से हमारी पुस्तक में हमें मिलता है, जिसमें कि एक महिला अपने पति के साथ में इस चित्र में दिख रही हैं और इसके माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि ये पुरुष जो कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार से है, उसने अपनी धोती भी पहनी है और साथ ही साथ कोट भी और जैकेट भी पहना है, यानी आधुनिकता भी है और परंपरावाद भी देखने को मिल रहा है। यानी कहने का अर्थ यही है कि ये प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी और इनमें भी विरोधाभास था। कुछ चीज़ों में हमने परंपरावाद को जीवित रखा और कुछ में हम आधुनिक होने का प्रयास कर रहे थे। तो यह बहुत ही अच्छे उदाहरण हमें हमारी पुस्तक में मिलते हैं कि हम आधुनिकता व परंपरा का मिश्रण उस समय के समाज में देख रहे थे। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि संस्कृतिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संस्कृति में भारत की परिवर्तन कर रही थी। तो वहीं से हम प्रारंभ करते हैं संस्कृतिकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संस्कृतिकरण किन्होंने प्रतिपादित किया था। तो हम कहेंगे संस्कृतिकरण के प्रतिपादक हैं M.N. श्रीनिवास, यानी कि मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ये एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। और इन्होंने मुख्य रूप से भारत के समाज और संस्कृति को समझने के लिए
क्षेत्र कार्य किया था, यानी कि फील्ड वर्क इन्होंने अनुसंधान करते हुए या भारत के समाज को जानने के लिए, उसकी गहनता से पहचान करने के लिए क्षेत्र में जाकर के, यानी कि उस विशेष क्षेत्र में जाकर के उन विचारधाराओं को जानने की कोशिश की जो कि भारतीय समाज में विद्यमान थी, और इसी कारण यह अपना स्थान विशेष रखते हैं समाजशास्त्र के विषय में। यानी कि एम.एन. श्रीनिवास या मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास क्षेत्र कार्य द्वारा भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण वह एक बहुत ही बड़ा अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं जिसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? तो हम कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जाति विशेष करके द्विज जातियों की जीवन शैली को अनुकरण करते हैं। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण या क्षत्रिय। यानी कि हम जानते हैं कि भारत में जाति प्रथा विद्यमान है और जाति प्रथा में संस्तरण की व्यवस्था पाई जाती है। संस्तरण का अर्थ है स्तरों का विद्यमान होना। यानी कि हमारे भारत में जो जाति प्रथा पाई जाती है उसमें से कुछ जातियों को उच्च स्थान प्राप्त होता है और कुछ को मध्य और कुछ को निम्न स्थान प्राप्त होता है। इसे ही कहते हैं जाति प्रथा में स्तरों का होना। यानी कि उच्च स्थान पर भी कुछ जातियां पाई जाती हैं और कुछ जातियां जो हैं निम्न स्थान पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत में जाति प्रथा पाई जाती है और उसमें भी स्तरों का पाया जाता है, और यह स्तरों का विद्यमान होना भारत में भेदभाव के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि उच्च जातियां जो हैं निम्न जातियों के साथ में कई प्रकार के भेदभाव भी इसके परिणाम स्वरूप करती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जब एक निम्न जाति का व्यक्ति या निम्न जनजाति का जो व्यक्ति है अपने से उच्च जाति के या जनजाति के अनुकरण को शामिल करता है और जिसमें कि वह उस उच्च जाति की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करता है, यह प्रक्रिया कहलाती है संस्कृतिकरण। अर्थात हम कहेंगे कि जो भारत में जाति प्रथा विद्यमान है उसके अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवास ये देखते हैं कि भारत में निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की कोशिश की जाती है ताकि वे जातिगत संरचना में ऊपर आ सकें। इसी के परिणाम स्वरूप वह उनकी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं उच्च जातियों के तरीके से, जैसे कि उनकी भाषा को अपनाना, उनके रीति रिवाज को अपनाना, उनके पहनावे को अपनाना। इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है ये संस्कृतिकरण कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं और इसके प्रतिपादक हैं एम.एन. श्रीनिवास। लेकिन इस प्रक्रिया का पूर्व नाम था ब्राह्मणीकरण। यानी कि पूर्व में एम.एन. श्रीनिवास यह कहते हैं कि केवल और केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण किया जाता था। यानी कि वे यह कहते थे कि जब वह प्रारंभ में इस विचारधारा के बारे में लिख रहे थे तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि निम्न जातियां केवल और केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण करती है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने गहन अध्ययन किया और भारत के अन्य भागों में अध्ययन किया तो उन्होंने यह महसूस किया कि भारत में केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं किया जाता बल्कि कई गांवों में तो ब्राह्मण जाति है ही नहीं। इस कारण वहां पर दूसरी उच्च जातियों का अनुकरण किया जाता है। इस वजह से उन्होंने ब्राह्मणीकरण का नाम बदल करके संस्कृतिकरण रखा था। इस अवधारणा का नाम ब्राह्मणीकरण या संस्कृतिकरण जो कि इसका वर्तमान नाम है, उसके अंदर हम कहेंगे कि इसके बहुआयामी प्रभाव हैं। बहुआयामी प्रभाव का अर्थ यह है कि
सामान्य रूप में तो इसमें निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुकरण किया जाता है, परंतु कई बार हमें इसके बहुआयामी प्रभाव के रूप में यह भी देखने को मिलता है कि गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली होने पर उनका अनुकरण भी किया जाता है। यानी कि कई बार निम्न जातियों की कुछ विशेषताओं को भी उच्च जातियां अपना रही होती हैं, जो कि इसका विपरीत प्रभाव है, और इसे एम.एन. श्रीनिवास जो है विसंस्कृतिकरण कहते हैं। यानी कि अपने से निम्न जाति की विशेषताओं को अपनाने की प्रक्रिया विसंस्कृतिकरण कहलाती है। इसी के साथ हम कहेंगे कि इसके भी कई प्रभाव हमें देखने को मिले। किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्करण में उच्चता की तरफ ले जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति या कोई जाति या जनजाति अपने से उच्च जाति का या जनजाति का अनुकरण करती है, तो उसके पीछे उसके प्रभाव के रूप में वह उच्च खुद भी महसूस करने लगता है। यानी कि वह जाति संस्करण में स्वयं भी उच्च होने लगता है। यानी कि यदि हम बात करें कि उच्च जाति की विशेषताओं को अपनाते हुए उसके प्रभाव के रूप में निम्न जाति के व्यक्ति भी क्या करते हैं, जाति संस्करण में उच्चता की तरफ जाने लगते हैं। और इसके परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि जाति की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार होता है। यानी वह आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है, साथ ही साथ वह राजनीतिक रूप में भी शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि हम बात करते हैं कि उच्च जाति की संस्कृति या जीवन शैली का अनुकरण निम्न जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें वह भाषा, पहनावा और खान पान सभी कुछ बदल रहा होता है। उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जीवन शैली के अंतर्गत कई बार उच्च जातियों के व्यवसाय को भी अपनाने की प्रारंभ किया जाता है या अपनाने का प्रयास किया जाता है। और यदि वह व्यक्ति या वह जाति उच्च जाति के व्यवसाय को भी अपनाती है, इस कारण वह आर्थिक रूप से भी श्रेष्ठ होने की कोशिश करती है या आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही होती है, और साथ ही साथ वह राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली हो रही होती है। यानी कि संस्कृतिकरण का एक परिणाम यह भी है कि इससे संस्कृतिकरण करने वाली जनजातियां या जातियां जो हैं आर्थिक रूप से भी सक्षम बनती हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्षम बनती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि भारत में इस संस्कृतिकरण का क्या प्रभाव होता है, तो हम कहेंगे कि भारत जातिवाद से प्रभावित देश है। यानी कि यहाँ पर जातिवाद बहुत ही गहनता से पाया जाता है और इसकी जड़ें गहराई तक पाई जाती हैं। इस कारण इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में भी हम देखते हैं कि समाज इतना उदार नहीं है। यानी कि किसी जाति और जनजाति को यदि अपनी जातिगत संरचना में उच्च आना है, तो वह जो भी परिवर्तन करने की कोशिश करता है उच्च जाति की तरफ जाने के लिए, उसके लिए अन्य समाज के जो लोग हैं उसे या तो तीव्र दंड देंगे या उसे वे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह असमानता के वे पक्षधर होते हैं। यानी कि निम्न जाति को ऊपर आने के लिए वे उतना सही सक्षम तरीके से सहायता नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय समाज तीव्र असमानता वाला समाज है और संस्कृतिकरण हेतु अनेक सामाजिक रुकावटें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि निम्न जाति को दंड भी दिया जाता है। इस प्रकार यह जातिवाद जो है बहुत ही गहराई से जमा हुआ है और इसके लिए निम्न जातियों के लिए उच्च जाति की तरफ जाना एक आसान रास्ता नहीं है और समाज के सभी लोग इसके लिए उदारता नहीं रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि कुमुद पावड़े की आत्मकथा में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस जातिवाद का हमें मिलता है, जिसमें कि हम देखते हैं कुमुद पावड़े जो कि एक दलित सक्रियतावादी या दलित कार्यकर्ता रही हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा में एक दलित महिला यानी कि एक पीड़ित और निम्न वर्ग की महिला के संस्कृत के टीचर बनने का उदाहरण दिया। उन्होंने यह कहा कि किस प्रकार भारत में दलित वर्ग के प्रति भावनाएं या विचारधाराएं पाई जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस दलित शिक्षिका के बारे में उदाहरण में लिखा था और उन्होंने कहा कि ये दलित महिला
संस्कृत की शिक्षिका इस कारण से बनती है कि वे पढ़ना चाहती थी, वे देखना चाहती थी कि संस्कृत में हमारे जो भी साहित्य लिखे गए हैं उन साहित्यों में दलितों के लिए क्या विचार लिखा गया है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए क्या विचार लिखा गया है। यानी कि कुमुद पावड़े जिन दलित महिला का उदाहरण अपनी आत्मकथा में देती हैं, वे संस्कृत की टीचर इसलिए बनना चाहती थी कि वे देखना चाहती थी कि भारत के परंपरागत साहित्य जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है उसमें महिलाओं के लिए और दलितों के लिए क्या लिखा गया है, और जिस पीड़ा से वे गुजर रही थी और उस समय में समाज में उनके प्रति जो रूढ़िवादिता थी, क्योंकि वे दलित थी और वो एक महिला थी, तो उसका सुधार किस प्रकार से हो सकता है, इसलिए वे टीचर बनने का रास्ता चुनती हैं। लेकिन वे कहती हैं, यानी कि वे दलित शिक्षिका का अनुभव वह यह कहती हैं कि मैं अपनी जाति को भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ। यानी कि वे कहती हैं कि अब मैं एक संस्कृत की शिक्षिका बन चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पीड़ा को या अपने प्रति व्यवहार को भूल जाऊं कि मैं एक दलित वर्ग से हूं। लेकिन ये प्राय असंभव है और इससे मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था। यानी कि मुझे इस जातिवाद से आज भी पीड़ित महसूस हो रहा है, क्योंकि यह जातिवाद जो है मुझ पर आज भी हावी है और वह किसी न किसी रूप में मुझे दिन प्रतिदिन झेलना होता है। और वह कहती हैं कि मुझे किसी ने कहा था कि जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट ना हो वह क्या कहलाता है? जाति। यानी कि तुम जिस जाति से हो वह जाति तुम्हारे मरने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से तुम्हारे जो अस्तित्व है, जो पहचान है, वह तुम्हारी जाति से ही होगी। तो इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति और समाज में जातिवाद बहुत ही गहराई तक जमा हुआ है और यदि कोई व्यक्ति सुधार करने की कोशिश भी करे तो उसे भी कई सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम इन उदाहरण के माध्यम से दलित पावड़े जी ने बताया है। और वे ये कहती हैं कि इस दलित महिला को भी एक सामाजिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था और वह सामाजिक प्रतिक्रिया थी कि आप दलित हैं और आप एक महिला हैं, फिर भी आप संस्कृत की शिक्षिका बन गई हैं। तो कुछ लोग तो उन्हें आश्चर्य की दृष्टि से देखते थे और दूसरी प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें ईर्ष्या का सामना भी करना पड़ता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जातिवाद किस प्रकार हावी है। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि संस्कृतिकरण की आलोचना क्या हो सकती है, यानी कि जो अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी, क्या उसमें कोई कमियां हैं? तो हम कहेंगे कि निम्न जाति की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। यानी कि हम कहते हैं कि जो संस्करण भारतीय समाज में पाया जाता है जातिवाद के रूप में, उसमें यह बताया गया है कि निम्न जाति जो है उच्च जाति की तरफ आने का प्रयास करती है और वह इसमें सफल भी थोड़ा थोड़ा हो रही होती है। लेकिन यह चीज़ जो है बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। लेकिन बड़ा चढ़ाकर बताते हुए हम देखते हैं कि वास्तविक रूप से यह असमानता कभी भी समाप्त होती ही नहीं है और इसका उदाहरण हमने अभी देखा था दलित शिक्षिका के रूप में। यानी कि यह असमानता या भेदभाव जो है समाप्त कभी नहीं होते। उच्च जाति की जीवन शैली उच्च है तो उसका अनुकरण करना वांछनीय व प्राकृतिक है। यानी कि इस अवधारणा के माध्यम से कहीं ना कहीं यह भी घोषित किया जाता है कि उच्च जाति जो है वह श्रेष्ठ है और इस कारण उसका अनुकरण किया जाता है, जो कि सत्य नहीं है। यानी कि समाज में सभी जातियों को समान दृष्टि से देखने की बात होनी चाहिए, ना कि उच्चता या श्रेष्ठता की बात होनी चाहिए। सभी मानव समान हैं। इसी तरीके से तीसरी आलोचना में कहते हैं कि संस्कृतिकरण उच्च जाति की पवित्रता और विशेषाधिकार को भी बल देती है। यानी कि यदि हम कहें तो उच्च जाति के बारे में बार बार वर्णन करने से इस अवधारणा में हम क्या कहेंगे कि उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध हैं। हम क्या कहेंगे कि समाज में यदि लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो किसी को भी उच्च या किसी को भी निम्न कहना गलत होगा, जो कि संस्कृतिकरण की अवधारणा में देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार
जीवन का हिस्सा बन गए हैं, यानी कि उच्चता और निम्नता, इस प्रकार के विचार हमारे जीवन के हिस्से बनते जा रहे हैं। जिन वर्गों या जातियों को समानता का दर्जा नहीं मिलता है, वे भी आगे चलकर क्या करते हैं, भेदभाव को अपना रहे होते हैं, यानी कि चूंकि वे पीड़ित हैं तो वे भी आगे चलकर इसी नज़रिए को निरंतर महसूस करते हुए स्वयं भी इस भेदभाव को करते हैं। आगे देखते हैं कि चौथी आलोचना, उच्च जाति को श्रेष्ठ मानते हुए महिलाओं की बात तो कहीं हो ही नहीं रही है, यानी कि हम कहेंगे जाति प्रथा के उच्चता व निम्नता के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में हमने देखा कि एक जाति दूसरी जाति से श्रेष्ठता की बात निरंतर करती जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वंचितता महसूस करती हैं भारत की महिलाएं, क्योंकि उनकी बात या उनका संघर्ष तो आज भी वैसा ही है, यानी कि महिला वर्ग के समानता की बात आज भी नहीं हो रही है, क्योंकि हम जातिवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका सम्मान, उनके लिए समानता के स्थान पर हम देखते हैं कि भारत में कन्या मूल्य जो पहले था, यानी कि लड़कों के पक्ष के द्वारा लड़कियों के परिवार के पक्ष को मूल्य दिया जाता था, उसके स्थान पर वर्तमान में कौन सी प्रथा आ गई है, दहेज प्रथा आ गई है, जिसमें कि लड़की के पक्ष वालों को लड़के के पक्ष को धन या मूल्य दिया जाता है। तो जातिवाद को समाप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन संस्कृतिकरण की आलोचना में हम देखते हैं कि यह कहीं ना कहीं उच्च जातियों की श्रेष्ठता को पुनर्परिभाषित कर रही है, जो कि एक गलत अवधारणा हो सकती है। लेकिन यह भारतीय समाज की एक सत्यता भी है कि निम्न वर्ग जो है उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। इस कारण यह जो अवधारणा है वह वास्तविकता को भी बता रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दलित संस्कृति व समाज को पिछड़ा मान लिया गया है इस संस्कृतिकरण की अवधारणा में, और इसी का परिणाम होता है कि दलित संस्कृति जो है वह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन करती है कि भारत में ब्राह्मणवाद क्यों है, या फिर ब्राह्मणों को श्रेष्ठता क्यों दी गई है। दलित वर्ग जो है अपनी समानता के लिए संघर्ष करता है, तो दलित जातियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी कि अब वे अपनी जाति को नहीं छुपा रहे हैं, बल्कि अपनी दलित होने की बात पर वह गर्व का अनुभव भी कर रहे हैं। तो यह भी एक संस्कृतिकरण का परिणाम था कि ब्राह्मणों के विरुद्ध एक वर्ग खड़ा हो जाता है जिसे हम दलित वर्ग कहते हैं, और अब वह अपनी जाति पर गर्व भी महसूस कर रहा है, क्योंकि उनके साथ हमेशा से अन्याय होता आया है। इसी प्रकार हम अगली अवधारणा की बात करते हैं, जो कि पश्चिमीकरण है। हम जानते हैं कि भारत में पश्चिम का उपनिवेश रहा है, यानी कि हम पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बहुत सारे विरोधाभासी परिवर्तन हमने भारत में देखे थे, और यह विरोधाभासी परिवर्तन हुए थे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। हमने देखा कि पश्चिमीकरण में पश्चिम के देशों की जीवन शैली को भारतीय लोगों ने अपनाया था, और एम.एन. श्रीनिवास पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि पश्चिमीकरण में भारतीय समाज व संस्कृति में पिछले 150 साल, जितना कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, पिछले 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन को शामिल किया जाता है, जिसमें कि हम कहेंगे अंग्रेज़ी प्रौद्योगिकी, विचारधारा या संस्कृति को भारतीयों के द्वारा अपना लेना, यानी कि पश्चिमीकरण में वह प्रक्रिया हम कहेंगे जिसमें कि 150 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारत की मानसिकता और भारत के भौतिक परिवर्तन, भारत के लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो ये सभी जो परिवर्तन है वह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें भी हम एक ऐसी प्रतिमान या पैटर्न की बात करेंगे जो कि पहला प्रतिमान माना जाएगा, वो ये है कि भारत में एक बुद्धिजीवियों का एक छोटा समूह बन गया।
भारत में ऐसे बुद्धिजीवियों का एक छोटा समूह हमारे सामने आता है इस पश्चिमीकरण के प्रभाव के स्वरूप। उसमें वे भारतीय जो हैं ना केवल पश्चिम के रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाते हैं बल्कि इसका समर्थन करते हुए इसके विस्तार का काम भी कर रहे होते हैं। यानी कि ये बुद्धिजीवियों का जो छोटा समूह है वह पश्चिमी चिंतन को स्वीकार ही नहीं करता है बल्कि इसका विस्तार करने का प्रयास भी निरंतर कर रहा होता है, जिसमें हम कहेंगे कि पश्चिमी प्रतिमान या पैटर्न के चिंतन का प्रकार, यानी उनका चिंतन भी वह अपना रहा है, उनके चिंतन का स्वरूप और उनकी जीवन शैली को ना केवल उसने स्वीकारा है या अपने ऊपर लागू किया है बल्कि वह उसका समर्थन भी करता है और उसे आगे फैलाने या विस्तार की बात भी करता है। तो यह पहले तरीके का समूह था या पहले तरीके का प्रतिमान या पैटर्न था जो कि पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप हमने भारत में देखा था। दूसरे तरीके की बात हम करें तो तत्कालीन पश्चिमीकरण में ऐसे उदाहरण थे जो कि पोशाक यानी कि पहनावे और अभिव्यक्ति से पूरी तरीके से पश्चिमी थे। यानी कि ऐसे भारतीय लोग जो कि पहनावे में पूरी तरीके से पश्चिम का प्रभाव स्वयं पर लागू कर चुके थे और साथ ही साथ उनके अभिव्यक्ति यानी स्वयं को प्रस्तुत करने का जो तरीका था, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो चाहे वो व्यवहार के माध्यम से हो, तो उसी बात में भी वे पूरी तरीके से पश्चिम को अपना चुके थे। और उनमें इन चीज़ों के होते हुए भी एक विरोधाभास था कि वे प्रजातंत्र और समानता की भावना को अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे थे। यानी कि उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति के रूप में पश्चिम की संस्कृति को अपना लिया था, लेकिन वह प्रजातांत्रिक विचारों या समानता के विचारों में कहीं पर भी स्वयं को लागू नहीं कर रहे थे। यानी कि भारतीय संस्कृति में प्रजातंत्र होना चाहिए या समानता होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किए थे, केवल दिखावे के स्वरूप में वे पश्चिम के बन चुके थे। इसी के उदाहरण के रूप में हमें मिलता है कि वे पूर्वाग्रह ग्रसित थे, यानी कि उनके अंदर रूढ़िवादिता फिर भी मौजूद थी। उन्होंने देखा कि वे अन्य जाति या अन्य धर्म जो कि निम्न भी हो सकते हैं या दलित भी हो सकते हैं या फिर उनके धर्म या जाति के अलावा जो भी अन्य धर्म और जातियां थे, उनके प्रति वे बहुत ही रूढ़िवादिता विचार रखते थे और उनके आगे आने के मार्ग में खुद भी बहुत सारे दंड या फिर बहुत सारी परंपरागत तरीके से विरोध को बता रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने पश्चिम की संस्कृति ज़रूर अपनाई थी, लेकिन वे दलितों या अन्य धर्मों या जातियों या जनजातियों के सुधार के पक्ष में फिर भी नहीं आ पाए थे। इसी तरीके से उस समय की महिलाओं के लिए भी वे उदार नहीं हो पाए, यानी कि महिला समानता या महिला स्वतंत्रता की बात में भी वे सहमत नहीं थे। कुल मिलाकर के ये लोग जो थे वे सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी जीवन शैली को अपना रहे थे, लेकिन उनकी मानसिकता फिर भी रूढ़िवादी थी और भारत में सुधार के लिए वे पक्षधर नहीं थे, चाहे वे दलितों की बात हो चाहे वह महिला वर्ग की बात हो। इसी कारण वह महिलाओं की भूमिका को भी भेदभाव के तरीके से ही देखते थे, यानी महिलाओं के प्रति भेदभाव में कोई परिवर्तन उनमें देखने को नहीं मिला था। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पश्चिम का भारतीय कला व साहित्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसमें हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा जी की। राजा रवि वर्मा जी जो कि एक चित्रकार थे, उन्होंने पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप ऐसे चित्र बनाए थे जो कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ पश्चिम के प्रभाव को इंगित करते थे। इसी पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें भारत में पीढ़ीगत संघर्ष भी देखने को मिलता है, यानी कि हम कहते हैं समाज में दो भिन्न पीढ़ियों के बीच में संघर्ष और मतभेद भी इस पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला था। हम कहेंगे कि हमारे आचार और विचार और मनोरंजन का चुनाव में भी मतभेद होने लग गया था, यानी एक पीढ़ी के आचार और विचार दूसरी नई पीढ़ी से बिल्कुल ही अलग होने लगे, यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी जो कि प्रभावित हैं पश्चिमीकरण और पश्चिमीकरण के उदार विचारों से, दोनों में मतभेद
होने लगता है। इस पुरानी पीढ़ी जो कि परंपरावाद का समर्थन कर रही है, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पक्षधर है, उसकी जीवन शैली आज भी परंपरागत है। और वहीं दूसरी पीढ़ी जो है, जो नई पीढ़ी है, उस पर पश्चिमीकरण का प्रभाव होता है और वह अपने जीवन शैली में बहुत ही गहराई तक परिवर्तन कर देती है। और उसी के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक चित्र के माध्यम से एक महिला जो कि पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, और यह हमें पता चलता है इनके पहनावे व क्रिया के द्वारा। क्रिया में वे पूजा कर रही हैं, थाली लेकर के वे पूजा कर रही हैं, और इनका पहनावा भी क्या है, परंपरागत भारतीय पहनावा है। वहीं इनके सामने कुछ बच्चे हैं जो कि नई पीढ़ी के हैं, और इन पर प्रभाव देखा जा रहा है पश्चिमीकरण का, यानी कि दोनों के आचार और व्यवहार में भी अंतर है और दोनों के मनोरंजन करने के तरीके में भी अंतर है। यह एक पीढ़ीगत संघर्ष जो है या पीढ़ीगत मतभेद जो है, वह हमने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप देखा था और आज भी देख रहे हैं। हम कहते हैं इसमें कि पुस्तक में उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है, हालांकि वे मेरे अपनी ही मांस मज्जा से हैं, यानी कि वे मेरे ही पीढ़ी से संबंध ना रखते हुए, लेकिन वह मेरे परिवार के हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझे पूरी तरह से अपरिचित लगते हैं। अपरिचित इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके पहनावे में, खान पान में, जीवन शैली में और मनोरंजन के तरीकों में पश्चिम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बहुत ही अंतर आ गया है। इसलिए वे कई बार इन महिला को जो है अपरिचित लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी अब समान नहीं है, इतना परिवर्तन आ चुका है। न तो उनके जैसे सोचने का तरीका है, न ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना है, न ही बोलना चालना है। वे नई पीढ़ी के हैं। मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की पारस्परिकता या संबंध असंभव है। तो यह उदाहरण हमें बताता है कि इस पश्चिमीकरण का एक प्रभाव यह है कि भारत में पीढ़ियों के बीच में बहुत ही बड़ा मतभेद देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि हम पश्चिमीकरण में ब्रिटेन का अनुकरण करते हैं, यानी कि पश्चिम के बहुत से देशों में भी हम आदर्श व्यवहार अगर पश्चिम की तरीके से करें तो हम कहेंगे ब्रिटेन का अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम किसके उपनिवेश थे, हम अंग्रेज़ों के ही उपनिवेश थे। इसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि तारीख लिखने का तरीका, यानी कि अमेरिका में तारीख लिखने का तरीका अलग है और भारत ने अंग्रेज़ों के तारीख लिखने के तरीके को अपनाया है, जिसमें कि सबसे पहले दिनांक, उसके पश्चात माह और उसके पश्चात वर्ष आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पश्चिमीकरण का भी स्वरूप जो है वह कौन सा है, अंग्रेजी अनुकरण है, यानी इंग्लैंड के अनुकरण के रूप में हम पश्चिमीकरण को अधिक मानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में निम्न जातिगत संरचना में उच्च आने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाती है, और वह इस प्रक्रिया के माध्यम से उच्च जाति का अनुकरण करती है, उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाती है, यानी कि उनके रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, भाषा और व्यवसाय को अपना करके जातिगत संरचना में उच्च आने का प्रयास करती है, जिसे हम कहते हैं संस्कृतिकरण, जो कि M.N. श्रीनिवास ने दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उच्च जाति और भी उच्च आने के लिए या अपने आप में सुधार करने के लिए या अपने आप में आधुनिक बनने के लिए वह किसका अनुकरण करती है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का अनुकरण करती है। यानी कि 150 वर्षों के इतिहास में अंग्रेजी शासन ने जो भी परिवर्तन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में किए थे और उनके परिणाम स्वरूप हम अंग्रेज़ों की जीवन शैली को अपनाने लगे, तो वे सभी परिवर्तन पश्चिमीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस भाग में हमने पढ़ा कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा था। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।